सुबह के 7 बज रहे और अचानक एक व्यक्ति वॉक करते हुए सीने में तेज दर्द हुआ और उसको पसीना आने लगा और कुछ ही मिनटों में वो जमीन पर गिर गया। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा डॉक्टर ने सबसे पहले एक छोटी सी टैबलेट दी 75 mg की और उस टैबलेट का नाम था इकोस्प्रिन। आखिर एक छोटी सी टैबलेट किसी की जान कैसे बचा सकती है? आज हम इसी राज को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राहुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर। और आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे फेमस मेडिसिन में से एक इकोस्प्रिन, जिसके अंदर कंटेंट होता है एस्पिरिन। इस वीडियो के बाद आप जान पाएंगे बहुत अच्छे से और साधारण भाषा में इकोस्प्रिन ब्लड को पतला करती है या नहीं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ब्लड क्लॉट कैसे बनते हैं, हार्ट अटैक में इकोस्प्रिन क्यों दी जाती है, स्ट्रोक में इसका रोल क्या होता है, क्या हर आदमी को इकोस्प्रिन लेनी चाहिए, क्या इकोस्प्रिन से ब्लीडिंग हो सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं हर साइंटिफिक टर्म को बिल्कुल सिंपल हिंदी भाषा में समझाऊंगा। ज्यादा देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ब्लड क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ब्लड को समझना है। हमारे ब्लड के अंदर सिर्फ लाल रंग का लिक्विड नहीं होता है। ब्लड में कई चीजें होती हैं, जिनमें से रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये चीजें होती हैं। और आज का जो हमारा हीरो है ना, वो है प्लेटलेट्स। तो बेसिकली जो हमारा आज का जो फोकस रहेगा वो प्लेटलेट्स के ऊपर रहेगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं? नाम मुश्किल लग रहा है ना? चलो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे घर की पानी की पाइप टूट गई, तो प्लम्बर आता है और लीक बंद करता है। बिल्कुल वैसे ही जब बॉडी में कहीं पे भी चोट लगती है, तो प्लेटलेट्स सबसे पहले वहां पहुंचती हैं। ये मिलकर एक टेम्पररी पैच बना देते हैं, इसी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। और थोड़ा इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो प्लेटलेट्स बॉडी की इमरजेंसी मैकेनिक्स होती हैं। जहां पे लीकेज वहां पे प्लेटलेट्स। इसी वजह से नॉर्मल लाइफ में प्लेटलेट्स बहुत जरूरी हैं। अब ब्लड क्लॉट क्या होता है? देखिए, हम जैसे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे उससे पहले ये समझना जरूरी होता है कि कोई प्रॉब्लम हुई तो वो हुई कैसे है। तो उसके लिए सारी चीजें बता रहा हूँ सिंपल में। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ब्लड क्लॉट। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब प्लेटलेट्स एक जगह चिपक कर खून को जमा देती है तो उससे ब्लड क्लॉट कहते हैं। अब एक एग्जांपल और दूं, अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस बैरिकेड लगा देती है ताकि ट्रैफिक रुक जाए। बिल्कुल वैसे ही प्लेटलेट्स भी ब्लीडिंग रोकने के लिए बैरिकेड काम करती हैं, और उस बैरिकेड का नाम होता है ब्लड क्लॉट। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब वो क्लॉट वहां बन जाए जहां जरूरत ही ना हो। समझ गए? ब्लड क्लॉट बनना हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर वो वहां बने जहां उसकी जरूरत नहीं है तो वो नुकसान होता है। जैसे कि हार्ट की आर्टरी के अंदर या ब्रेन की आर्टरी के अंदर, तब वही क्लॉट हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रीजन बन सकती है। इसी जगह से इकोस्प्रिन की एंट्री होती है। दोस्तों, अब तक हमने क्या समझा है? प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ब्लड क्लॉट कैसे बनता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इकोस्प्रिन प्लेटलेट्स को के रोक कैसे देती है? क्या ये सच में ब्लड को पतला करती है, या ये सिर्फ एक मिथ है? अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसका साइंस इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या समझेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, फिर हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे एस्पिरिन क्या होती है, कोक्स वन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोक्स वन क्या होता है, ठीक है। थ्रोम्बोक्सेन क्या होता है, इकोस्प्रिन ब्लड को पतला करती है या नहीं, हार्ट अटैक में 300 mg क्यों चबाई जाती है, और 75 mg और 150 mg में डिफरेंस क्या होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ पार्ट 2 के अंदर। तो इकोस्प्रिन क्या है दोस्तों? अब तक हमने समझा प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड क्लॉट क्या होते हैं। अब सवाल आता है इकोस्प्रिन आखिर है क्या। सिंपल लैंग्वेज में इकोस्प्रिन एक एस्पिरिन मेडिसिन होती है। ये सिर्फ पेन किलर नहीं है, लो डोज में, ठीक है। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाने के लिए भी यूज की जा सकती है।
और इसी वजह से दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रेस्क्राइब होने वाली मेडिसिन में से एक है। अब मैं इम्पोर्टेंट अगर बात करूं तो क्या इकोस्प्रिन ब्लड को पतला करती है? ये सबसे कॉमन मिथ होता है। हर पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब ब्लड पतला करने वाली टैबलेट चल रही है, सच क्या है? तो रियलिटी ये होती है इकोस्प्रिन ब्लड को पानी की तरह पतला नहीं करती, ये प्लेटलेट्स को कम चिपकने देती है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक आपका डाउट दूर हो रहा होगा। थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ सिंपल भाषा में। ये समझिए 10 लोग एक दीवार को धक्का दे रहे हैं, अगर उसमें से 7 लोगों को रोक दिया जाए तो दीवार गिरने में टाइम लगेगा। बिल्कुल वैसे ही प्लेटलेट्स क्लॉट बनाने में स्लो हो जाते हैं, इसी वजह से क्लॉट बनने का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर इसे एंटी प्लेटलेट मेडिसिन भी बोलते हैं। तो ये खून पतला करने वाली नहीं, एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती हैं। और इसको ब्लड थिनर बोलना बिल्कुल आम भाषा हो जाती है साइंटिफिक लैंग्वेज में। ठीक है, अब एंटी प्लेटलेट क्या होता है? थोड़ा नाम मुश्किल लग रहा है तो उसको अगेन सिंपल भाषा में समझते हैं। एंटी का मतलब होता है रोकना और प्लेटलेट का मतलब खून जमाने वाले सेल्स। तो एंटी प्लेटलेट मेडिसिन क्या हो जाएंगी? जो प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोक दे, वो टाइप की मेडिसिन हो जाएंगी। इकोस्प्रिन इसी कैटेगरी की मेडिसिन है। ठीक है, कोक्स वन क्या होता है? अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, नाम देख के कंफ्यूज मत हो जाना। कोक्स मींस साइक्लोऑक्सीजनेज, और ये एक एंजाइम्स होता है जो आर्केनोइड एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्जन में काम आता है। अब बॉडी के अंदर एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री का नाम है कोक्स वन। ये फैक्ट्री एक केमिकल बनाती है और उस केमिकल का नाम होता है थ्रोम्बोक्सिन A2। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या होता है? नाम अगेन बहुत थोड़ा डेंजरस लग रहा है ना, इसको थोड़ा और सिंपल भाषा में समझते हैं। ये प्लेटलेट का व्हाट्सएप ग्रुप जैसा एक एडमिन होता है। ये मैसेज भेजता है सब प्लेटलेट्स जल्दी एक जगह जमा हो जाओ, और सारे प्लेटलेट्स आखिर जो क्लोट बना देते हैं ना, जहाँ चोट लगी वहां पहुंचते हैं और क्लोट बना देते हैं। अब इकोस्प्रिन क्या करती है? ये कोक्स वन फैक्ट्री को ही बंद कर देती है। अगर फैक्ट्री बंद होगी तो थ्रोम्बोक्सिन जो है वो बन रहा था A2 वो नहीं बनेगा, और अगर वो नहीं बनेगा तो प्लेटलेट्स को मैसेज नहीं मिलेगा, सिग्नल नहीं जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा? क्लोट बनने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। इसी वजह से इकोस्प्रिन हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को कम करने में मदद कर सकती है। अब हार्ट अटैक कैसे होता है? अब एक रियल स्टोरी से समझते हैं। हार्ट को ब्लड देने वाली आर्टरीज होती हैं, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल की लेयर जमा होने लगती है तो उस लेयर को प्लाक बोलते हैं। एक दिन प्लाक फट जाता है, बॉडी को लगता है कि इंजरी होगी, प्लेटलेट्स तुरंत पहुंच जाते हैं और क्लोट बना देते हैं। बस इसी क्लोट की वजह से आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और हार्ट अटैक हो सकता है। इसी वक्त इकोस्प्रिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है, पर डॉक्टर के प्रोटोकॉल के हिसाब से कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। अब समझिए हार्ट अटैक में 300 mg टैबलेट चबाने से क्यों बोला जाता है चबाने के लिए? ये गूगल का सबसे सर्च्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं इमरजेंसी में। तो ध्यान दीजिए, डॉक्टर कभी कभी एस्पिरिन को चू या चबाने को बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि चबाने से मेडिसिन जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ सस्पेक्टेड हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी और ट्रेंड मेडिकल एडवाइस प्रोटोकॉल के कंटेक्स्ट में होता है। हर चेस्ट पेन में खुद से एस्पिरिन लेना एडवाइजेबल नहीं है, तो प्लीज कभी भी सेल्फ मेडिकेट ना करें इसको। अब 75 mg और 150 mg में डिफरेंस क्या होता है? सब पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर साहब 75 mg या 150 mg बेटर है? तो सिंपल आंसर ये है, डोज पेशेंट के डिजीज रिस्क, वेट, ब्लीडिंग रिस्क और डॉक्टर के असेसमेंट और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए खुद से डोज कभी भी चेंज मत कीजिए, कभी भी कोई भी डोज खुद से स्टार्ट मत कीजिए। अब तक हमने क्या समझा है? इकोस्प्रिन ब्लड को पतला करती है या नहीं, कोक्स क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन क्या होता है, हार्ट अटैक कैसे होता है, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है। किस पेशेंट को इकोस्प्रिन लेनी चाहिए, किस पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ब्लीडिंग कब डेंजरस हो सकती है, सर्जरी से पहले बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, प्रेगनेंसी में इसका क्या रोल होता है, ये सभी हम अभी अभी पार्ट में कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। किस पेशेंट को इकोस्प्रिन दी जाती है? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर इकोस्प्रिन किस पेशेंट को देते हैं? तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, हर आदमी को इकोस्प्रिन की जरूरत नहीं होती।
ये मेडिसिन डॉक्टर पेशेंट के रिस्क को देखकर प्रिस्क्राइब करते हैं। कॉमन सिचुएशंस में डॉक्टर इकोस्प्रिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि जिसको पहले हार्ट अटैक आ चुका हो, जिसको स्ट्रोक हो चुका हो, सिर्फ कुछ टाइप्स में डॉक्टर के असेसमेंट के बाद, जिनकी हार्ट में स्टेंट लग चुकी हो, जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी हो, कुछ पेशेंट जिनको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे हार्ट की ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो सकती हैं, वैसे ही पैरों की ब्लड वेसल्स भी ब्लॉक हो सकती हैं। इस कंडीशन को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज या पैड कहते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, चलने में पैर में दर्द होना, थोड़ी देर बाद रुकना, पैर ठंडे रहना, इस तरह की जो चीज होती है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में आती है, ठीक है, यानी पीएडी। अब क्या हर डायबिटिक पेशेंट को इकोस्प्रिन लेनी चाहिए, ये बहुत कॉमन मिथ है। पहले कई पेशेंट को रूटीन में दे दी जाती थी, लेकिन आज डिसीजन इंडिविजुअल रिस्क और ब्लीडिंग रिस्क को देखकर लिया जाता है। मतलब ये सिर्फ डायबिटीज होना ही इकोस्प्रिन शुरू करने का रीजन नहीं है। डॉक्टर आपकी एज, हार्ट डिजीज का रिस्क और ब्लीडिंग के रिस्क को सब कुछ देखता है और उसके हिसाब से डिसाइड करता है आपको इकोस्प्रिन लेनी है या नहीं लेनी है। अब यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज की, ब्लीडिंग रिस्क, वो क्या होता है, देखिए, इकोस्प्रिन क्लोट बनने की प्रोसेस को स्लो कर देती है, इसलिए कुछ पेशेंट में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। ब्लीडिंग का मतलब नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, पेट से ब्लीडिंग होना, ब्लैक स्टूल यानी काला मल आना, खून की उल्टी भी आपको आ सकती है। अगर इनमें से कोई सिम्टम हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर ये चीज लगातार हो रही है और आप इकोस्प्रिन ले रहे हैं तो स्पेशली। अब स्टमक में अल्सर्स क्या होते हैं, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे ये भी बताऊंगा वीडियो में, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पेट के अंदर एक जख्म बन जाता है, इसी को अल्सर कहते हैं। अगर किसी पेशेंट को पहले से अल्सर हो या पेट से ब्लीडिंग हो चुकी हो तो डॉक्टर इकोस्प्रिन देने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं। कभी कभी स्टमक प्रोटेक्शन के लिए अलग मेडिसिन भी दी जा सकती है। सर्जरी से पहले इकोस्प्रिन बंद करनी चाहिए, ये गूगल को बहुत बड़ा क्वेश्चन एक अराइज होता है हमेशा ही, तो आंसर बता देता हूँ। खुद से कभी भी बंद मत कीजिए। कुछ सर्जरीज में डॉक्टर कुछ दिन पहले मेडिसिन रोकने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट जैसे रिसेंट जिसको स्टेंट हुए हों, मेडिसिन कंटिन्यू करना भी जरूरी हो सकता है। इसलिए डिसीजन प्योरली ऑपरेटिंग सर्जन और ट्रीटिंग फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट मिलकर करते हैं कि इकोस्प्रिन बंद करनी है या कंटिन्यू रखनी है। अब प्रेगनेंसी में इकोस्प्रिन, प्रेगनेंसी में एस्पिरिन का रोल थोड़ा सा अलग हो जाता है। कुछ सिलेक्टेड हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में डॉक्टर लो डोज एस्पिरिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में खुद से एस्पिरिन कभी भी स्टार्ट ना करें। बात करूं, देखिए, हर चीज जहाँ होती है तो वहाँ पे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो साइड इफेक्ट हर मेडिसिन के होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज से भी एसोसिएटेड होंगे, तो उसके बारे में अगर बात करते हैं तो इकोस्प्रिन के जो साइड इफेक्ट, पॉसिबल साइड इफेक्ट होते हैं, उनमें कॉमन होता है एसिडिटी, पेट में जलन होना, नोजिया, इजी ब्रूजिंग यानी कि जल्दी आपको नील नील पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपको हल्की सी भी चोट लगी आपकी बॉडी पे नील पड़ जाएगा। तो स्टमक ब्लीडिंग, सीवियर एलर्जी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कुछ सेंसिटिव पेशेंट में, अगर सीवियर सिम्टम्स आए तो तुरंत मेडिकल हेल्प अपनी ले लीजिए। ड्रग इंटरेक्शन की अगर बात करूं, अगर आप इकोस्प्रिन ले रहे हैं तो डॉक्टर को हमेशा बताइए। अगर आप इबुप्रोफेन या दूसरा कोई पेन किलर ले रहे हैं, कोई भी एनसेड बेसिकली दैट इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, कोई ब्लड थिनर जैसे वारफेरिन या कुछ न्यूर एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, कोई स्टीरॉयड ले रहे हैं या कोई भी हर्बल सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन को कंबाइन कभी भी ना करें। सबसे बड़ी गलती जो पेशेंट अमूमन यहाँ पे करते हैं वो ये होती है कि पेशेंट बोलता है अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, या इकोस्प्रिन खुद से ही बंद कर देते हैं, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर आपको आपके डॉक्टर ने हार्ट अटैक या स्टेंट के बाद इकोस्प्रिन प्रिस्क्राइब की है तो बिना डॉक्टर से बात किए कभी भी अपनी इकोस्प्रिन की मेडिसिन को बंद ना करें। दोस्तों, अब तक हमने इस वीडियो में जो भी समझा है उसमें से कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि किस पेशेंट को इकोस्प्रिन दी जाती है, ब्लीडिंग का रिस्क क्या होता है, सर्जरी के टाइम इकोस्प्रिन बंद करनी या नहीं करनी है, प्रेगनेंसी में इकोस्प्रिन का क्या रोल है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं। लेकिन अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे जरूरी भी है, और मैं कह रहा हूँ
ये इस वीडियो का निचोड़ है, इसको मिस मत करना। यहाँ तक आ गए तो लास्ट पार्ट जरूर देख के जाना। अब हम बात करेंगे 20 कॉमन फास्ट आंसर क्वेश्चंस, मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में, पेशेंट काउंसलिंग, लाइफस्टाइल टिप्स क्या है, क्विज ऑफ द डे और फाइनल टेक होम मैसेज जरूर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तो इकोस्प्रिन खाने के बाद लेनी चाहिए या खाली पेट लेनी चाहिए? दोस्तों ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इकोस्प्रिन पेट में इरिटेशन कर सकती है, इसलिए डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से टाइमिंग और कभी कभी स्टमक प्रोटेक्शन वाली मेडिसिन भी डिसाइड करते हैं। खुद से टाइमिंग चेंज मत कीजिए, ठीक है? तो मोस्टली ये खाने के बाद ली जाती है। एक डोज भूल जाए तो क्या करें? अगर याद आ जाए और अगला डोज बहुत पास ना हो तो डॉक्टर एडवाइस के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन डबल डोज लेकर मिस हुई टैबलेट को कवर करना जनरली अवॉइड करना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से बात करें इसके बारे में और तभी ये डिसीजन लें। क्या इकोस्प्रिन से बीपी कम होता है? तो बिल्कुल स्ट्रेट आंसर है नहीं। इकोस्प्रिन बीपी की मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ प्लेटलेट फंक्शन पे काम करती है और ये एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती है। क्या इकोस्प्रिन कोलेस्ट्रॉल कम करती है? तो ये भी सवाल है नहीं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टेटिन दिए जाते हैं, लाइक अटोरवास्टेटिन, डोजुवास्टेटिन, ठीक है? तो वहां पे मेडिसिन स्टेटिन यूज होती है। इकोस्प्रिन और स्टेटिन का रोल बिल्कुल अलग अलग होता है। हाँ, कॉम्बिनेशन में जरूर यूज की जाती है इकोस्प्रिन अटोरवास्टेटिन या रोजुवास्टेटिन के साथ। क्या इकोस्प्रिन डायबिटीज की मेडिसिन है? तो बिल्कुल नहीं, शुगर को कंट्रोल नहीं करती है। क्या इकोस्प्रिन लाइफ भर लेनी पड़ती है? ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट में लॉन्ग टर्म थेरेपी की जरूरत होती है, तो डॉक्टर बहुत सोच समझ के डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम तक आपको लेनी है। क्या इकोस्प्रिन किडनी को खराब करती है? लो डोज एस्प्रिन और पेन किलर डोज एस्प्रिन का यूज और रिस्क अलग अलग होते हैं, तो हर पेशेंट की किडनी कंडीशन अलग होती है, इसलिए डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आपको कितने टाइम तक और कितने एमजी की स्ट्रेंथ एस्प्रिन की लेनी चाहिए। अल्कोहल के साथ ले सकते हैं या नहीं? तो अल्कोहल और इकोस्प्रिन दोनों मिलकर कुछ पेशेंट में स्टमक ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह से इसको आप हमेशा प्रोसीड करें, अपने आप से कभी ये डिसीजन ना लें। कुछ मिथ्स वर्सेस फैक्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो इकोस्प्रिन ब्लड को पानी बना देती है। तो फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये ब्लड को पतला नहीं करती, ये सिर्फ प्लेटलेट को चिपकने से रोकती है और उसी में मदद करती है, और इसी वजह से ये एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती है। दूसरी मिथ, हर 40 साल के आदमी को इकोस्प्रिन लेनी चाहिए। तो फैक्ट में बता दूं बिल्कुल गलत है, हर पेशेंट का रिस्क अलग अलग होता है। तीसरी बात करूं, इकोस्प्रिन पेन किलर ही है। तो फैक्ट ये है, लो डोज में इसका मेन रोल एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है, इसी वजह से 75 mg ज्यादातर यूज की जाती है। इकोस्प्रिन लेने से हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, गलत बात है, बिल्कुल फैक्ट नहीं है। ये रिस्क कम हो सकता है लेकिन गारंटी नहीं है, इसलिए डाइट, एक्सरसाइज और दूसरी मेडिसिन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो अकेले इकोस्प्रिन के भरोसे ना बैठे। इकोस्प्रिन कभी बंद नहीं कर सकते। फैक्ट ये है कि कुछ बंद और कब बंद करनी है ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डिसाइड करते हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से। आप ये डिसीजन कभी भी अपने आप से मत लीजिए। कुछ पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स में अगर आपको बताना चाहूँ, अगर आप या आपके घर में कोई भी इकोस्प्रिन ले रहा है तो प्लीज इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। सबसे पहला, डॉक्टर की सलाह के बिना बंद ना करें। हर नए डॉक्टर को बताएं कि आप एस्पिरिन ले रहे हैं। अगर सर्जरी या डेंटल प्रोसीजर होना हो तो ट्रीटिंग डॉक्टर को पहले से इन्फॉर्म करें। अगर ब्लैक स्टूल, खून की उल्टी या अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही तो तुरंत मेडिकल एडवाइस लें। दूसरी मेडिसिन बिना पूछे कभी भी अपनी रेजिमे में ऐड ना करें। कुछ लाइफस्टाइल टिप्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि मेडिसिन अकेली काफी नहीं होती। अगर हार्ट को बचाना है तो स्मोकिंग बंद करें, बीपी को कंट्रोल रखें, डायबिटीज को कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें, रोज 30 मिनट वॉक करें, वेट को कंट्रोल रखें, हेल्दी डाइट फॉलो करें। क्विज ऑफ द डे, अगर मैं इस वीडियो को यहाँ कंक्लूड करने की कोशिश करूँ तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए। इकोस्प्रिन किस पर काम करती है? मैंने इतनी वीडियो बनाई है, इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, तो उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, आप प्लीज इसका आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। इकोस्प्रिन किस पर काम करती है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, शुगर या फिर कोलेस्ट्रॉल? कमेंट में आंसर लिखिए, आपके आंसर की मेरे को वेट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, हार्ट अटैक में क्लोट किस वजह से डेंजरस होता है? ए, हार्ट बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। 2, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। थर्ड, शुगर बढ़ जाती है। फोर्थ, बीपी 0 हो जाता है। फाइनल टेक होम मैसेज अगर मैं बात करूं दोस्तों इस वीडियो के बाद, तो आज हमने इकोस्प्रिन के बारे में A to Z सब कुछ समझा, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा।
अगर आप सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं तो ये याद रखिए, इको और सब पेशेंट में ये जान बचा सकती है, लेकिन गलत पेशेंट में नुकसान भी कर सकती है। इसलिए खुद से स्टार्ट मत करिए, खुद से बंद मत कीजिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह को फॉलो करिए। अगर बात करूं इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए, तो आज का मास्टर क्लास आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, जरूर करें। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है डॉक्टर बिना फिल्टर, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप या आपके घर में कोई भी क्वेश्चन ले रहा है किसी भी रीजन से, और अगर आप चाहते हैं कि हर मेडिसिन की इसी तरह A to Z मास्टर क्लास मिले, तो डॉक्टर बिना फिल्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।